ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो यू मी एंड हेल्थ में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वैद्य पवन अग्रवाल से श्वास रोगों के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि श्वास संबंधी रोग जैसे जुकाम है, जुकाम अगर हम लापरवाह हो जाएं जुकाम के प्रति, केयरलेस हो जाएं, तो कितना भयावह रूप ले सकता है? यदि जुकाम के प्रति अपन लापरवाही करते हैं तो ये बहुत भयावह रूप ले लेता है, क्योंकि इसमें जो कफ होता है वो लंग्स में जाकर के जमा होने लगता है। ये टीबी का रोग भी ले सकता है और साइनस का मतलब पकाव आ जाता है। इसके कारण क्या है, ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, ट्यूमर पैदा हो जाते हैं। कई बार श्वास संबंधी रोग हैं, खांसी है या आंख से संबंधित रोग हैं, कान से संबंधित रोग हैं, और जो बालों के रोग हैं, खालित्य पालित्य, जैसे कि आयुर्वेद में बोलते हैं कि झड़ना और सफेद होना, इसके कारण प्रतिशय यदि लंबे समय तक चलता है या इसकी लापरवाही करते हैं तो बाल ज्यादा झड़ते हैं और सफेद बाल होने लगते हैं, और खांसी हो जाती है, अस्थमा हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी हो जाती है, और कान से संबंधित, नाक से संबंधित, मतलब पूरे शरीर को प्रभावित करता है जुकाम। हाँ, ऊपर के अपर पोर्शन को पूरा प्रभावित करता है। डॉक्टर, ये बताएं कि जुकाम का बालों का सफेद होने से क्या रिलेशन है? चूंकि जो नासा है या नाक है, इसे आयुर्वेद में सिर का द्वार बोला है। तो जब सिर का द्वार है तो जितने भी न्यूट्रिशन पहुंचते हैं वो सांस के मार्फत से पहुंचते हैं, और जब कफ के कारण सांस से संबंधित जितने भी वेन्स हैं या स्रोत हैं वो सारे अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन बालों को नहीं मिल पाता है, और बालों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, इसके कारण वो झड़ने भी लगते हैं और सफेद होने लगते हैं। डॉक्टर, अभी आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम बताए थे, जैसे अस्थमा, नज़ला और इनकी। तो अस्थमा की अगर हम बात करें तो अस्थमा के लिए आयुर्वेद क्या कहता है? सर्वप्रथम तो ये देखिए, अस्थमा है क्या। अस्थमा में क्या है, श्वास लेने में यदि कठिनाई होने लगे, यानी कि श्वास और प्रश्वास में यदि कठिनाई होने लगे तो वो श्वास रोग कहलाता है, यानी कि अस्थमा कहलाता है। आज के वातावरण में मानव मात्र जो है आराम तलब होता जा रहा है। खान पान जो भी है वो बैठे बैठे खाना चाहता है, रिमोट कंट्रोल से सारी चीजें चल रही हैं, और एटमॉस्फेयर, धूल, धुआं, और ये जितने व्हीकल्स चल रहे हैं या उद्योग बन रहे हैं उनके कारण जो प्रदूषित हो रहा है, उसके कारण एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गंदगी बढ़ गई, वो अपने सांस के मार्फत ही अंदर जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, अपने जो वैलून्स है, वो लंग्स हैं, उनमें करोड़ों छिद्र होते हैं वैलून्स के रूप में। तो जब हम सांस लेते हैं तो वो करोड़ों जो वैलून्स होते हैं उन सभी सांसों में जानी चाहिए, गहरी सांस हमें लेनी चाहिए। तो गहरी सांस हम जब लेते हैं तो करोड़ों वैलून्स ऑक्सीजन लेते हैं और फिर सर्कुलेट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जब हम आराम तलब हो जाते हैं या व्यायाम नहीं करते तो हमारी सांस बहुत धीमे से चलती है, सिर्फ धीमे धीमे, जैसे कि, तो जो करोड़ों वैलून्स हैं वहां तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती या उनका वर्क नहीं हो पाता है, तो लंग्स की जो इलास्टिसिटी होती है तो वो खत्म होने लगती है धीमे धीमे। और जब अचानक हमें जरूरत पड़ती है, जैसे सफोकेशन जहां हो गया, जहां हमें धुएं वाले वातावरण में चले गए, या जहां प्रदूषित वातावरण में हम चले गए, या गंदगी वाले स्थानों पर चले गए, तो हमें जब जैसे ही सांस की जरूरत पड़ती है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम लेना चाहते हैं, तो लंग्स के जो करोड़ों वैलून्स हैं वो उस समय तक विजातीय है द्रव्य, यानी जो फॉरेन बॉडी होती है उन वैलून्स में एकत्रित हो जाती हैं, जिससे उनकी इलास्टिसिटी खत्म होने के कारण वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते तो उसके कारण जब सांस लेते हैं अपन तो सांस नहीं ले पाते हैं, और यही अस्थमैटिक अटैक कहलाता है। डॉक्टर, अस्थमा के क्या सिम्टम्स होते हैं? पसलियों में दर्द होने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, पेट में भारीपन महसूस होने लगता है, तो और कफ सा महसूस होने लगता है, जैसे कि गले में कफ अटक रहा है। इस तरीके से तो इनसे हम समझ पाते हैं कि हाँ, हमें श्वास संबंधित बीमारी स्टार्ट हो गई। थोड़ा सा भी हम चलते हैं तो श्वास बढ़ने लगता है, चढ़ाई कर रहे हैं कहीं पर तो हमारा सांस बढ़ने लग जाता है, या सफोकेशन वाला कहीं वातावरण आ गया तो वहां पर हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और बेहोशी आने लगती है हमारे। छोटे बच्चों में अगर अस्थमा की अगर हम बात करें तो क्या यही सिम्टम्स होंगे? हाँ, छोटे बच्चों में भी सिम्टम्स यही होंगे। इसमें क्या, पसलियां चलने लग जाती है, जैसे मैंने बताया पसलियों में दर्द होता है, तो उनके जैसे न्यूमोनाइटिस होते हैं पहले वो बच्चे, तो कफ जैसे कि अंदर यदि लंग्स में जमा हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चे की सांस नॉर्मली जब छोटा बच्चा होता है, 1 साल से कम होता है, तो वो जैसे बड़े 15 से 16 बार सांस लेते हैं। इसी तरह से जो छोटा बच्चा होता है 1 साल तक का, वो करीब 55 बार सांस लेता है, और 5 साल का जो बच्चा होता है वो 25 से 30 बार सांस लेता है। तो जो छोटा बच्चा होता है जब कफ आ जाता है लंग्स में तो वो तेजी से सांस लेने लगता है, तो वैसे ही वो ऑलरेडी वो तेजी से सांस लेता है तो उसमें उसकी पसलियां चलने लगती हैं। तो पसलियां चलने से हम महसूस कर लेते हैं इसको या निमोनिया या अस्थमा हो चुका है इसको, तो उस हिसाब से हमें एंड टू एंड उसका ट्रीटमेंट करना होता है। अस्थमा किसी पर्टिकुलर मौसम में ज्यादा प्रभाव दिखाता है? जो अस्थमा है वो मौसम जब जब चेंज होगा तब ये ज्यादा अटैक को महसूस दिखाता है, और सर्दी के मौसम में ये ज्यादा, क्योंकि कफ संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो शरद ऋतु में ज्यादा होते हैं। आयुर्वेद में क्या इलाज है अस्थमा का? अस्थमा का बहुत अच्छे से इलाज इसमें बताया है। अस्थमा का एक तो घरेलू उपचार के रूप में देखें तो एक डम्बेल आती है, डम्बेल नॉर्मली अवेलेबल हो जाती है हर जगह,
तो डम्बेल के जो यदि 3 दिन तक स्टार्टिंग में यदि हमें पता चल जाता है कि अस्थमा अटैक आया है, तो डम्बेल के यदि सुबह दोपहर शाम एक एक पत्ता 2-3 काली मिर्च उसमें डाल करके पान की तरह चबाया जाए, तो उसमें 3 दिन में काफ़ी हद तक फ़ायदा मिल जाता है। और यदि इनिशियल स्टेज है अस्थमा की तो वो खत्म ही हो जाता है। उसमें कई बार उल्टी की भी संभावना रहती है, क्योंकि जो कफ होता है उसे निकाला जाता है, तो कफ के कारण उल्टी भी हो सकती है, उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यदि छोटा अटैक आया है तो उसमें सेंधव नमक, सरसों का तेल और लहसुन, इन तीनों चीज़ों को गर्म करके और छाती पर और पीठ पर मालिश की जाए, तो जो अंदर का कफ है वो पिघल करके बाहर आ जाता है और वो निकल जाता है। उससे हमें काफ़ी आराम मिलता है अस्थमा में। और आयुर्वेद में औषधीय उपचार यदि माने तो औषधीय उपचार बहुत अच्छा बताया हुआ है। पेटेंट जैसे औषधियाँ हैं शास्त्रोक्त, उसमें है जैसे कि श्वासकाश चिंतामणि आती है, सितोपलादी चूर्ण आता है, ताली सादी चूर्ण आता है, लक्ष्मी विलास है, या चाटने के लिए च्यवनप्राश, जो कि सब जानते हैं, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक को पावर देता है, वो लंग्स को ही नहीं और ओवर बॉडी को पावर देता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। तो चाहे एलर्जिक अस्थमा हो चाहे अस्थमा हो, सब में ही च्यवनप्राश है, वो बहुत फायदे करता है। इसी तरीके से वासावले है, चित्रक हरितकी का विशेषता है नजला में और एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा में विशेष फायदा चित्रक हरितकी करती है। अस्थमा क्या आयुर्वेद के हिसाब से क्योरेबल है? हाँ, यदि स्टार्टिंग कंडीशन में यदि पता चल जाता है तो अस्थमा क्योरेबल है। इसकी कुछ 5 भागों में डिवाइड किया है अस्थमा को, उसके बेस पर आयुर्वेद में बताया है कि कौन सा अस्थमा क्योरेबल है और कौन सा नहीं है। जैसे कि महाश्वास और छिन्न श्वास और एक श्वास बताया, तो ये 2-3 तरीके की जो श्वास है ये मृत्यु सूचक लक्षण होते हैं, उनमें आयुर्वेद मना करता है कि इलाज नहीं किया जाए। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? इनके सिम्टम्स होता है जैसे महाश्वास होता है, सांड की तरह, जो सांड होता है उसमें उपमा दी है, सांड की तरह सांस लेता है आदमी और ऊपर का सांस ऊपर की तरफ ही रह जाता है, नीचे नहीं आ पाता, दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में आयुर्वेद नहीं कर पाते। इसी तरीके से ऊर्ध्व श्वास में भी यही होता है कि सांस धीमी धीमी चलती है, लेकिन ऊर्ध्व श्वास ज्यादा होती है और निकालने में दिक्कत होती है सांस को। इसी तरीके से छिन्न श्वास होता है, उसमें टूट टूट करके धीमे धीमे सांस लेता है आदमी, और वो भी असाध्य बताया है। इसके अलावा 2 श्वास और बताए हैं रोग में, तमक श्वास जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा बताया है, और एक बताया है श्रमजन्य श्वास। तमक श्वास में होता है कि जो कफ है वो श्वास नली में अटक जाता है या लंग्स में अटक जाता है, तो जैसे ही कफ निकल जाता है किसी भी कारण से, चाहे तो उल्टी करा दें उसे, कुछ भी देकर जैसे सेंधव नमक गर्म पानी में डाल करके और उल्टी करा दी जाती है, तो कफ अंदर से निकल जाता है। तमक सांस में क्या होता है, आदमी नींद नहीं ले सकता, जैसे ही लेटता है वैसे ही उसे उठना पड़ेगा, तो रात भर उसे नींद नहीं आ पाती है, खांसी चलती रहती है, और जैसे ही खांसी में कफ निकलता है उसके, तो उसे हैंड टू हैंड आराम मिल जाता है। तमक सांस का मेन लक्षण है। और इसी तरीके से जो अपने श्रमजन्य श्वास बताया, वो नॉर्मली कमजोर व्यक्ति जो होते हैं, जो कि ज़्यादा श्रम करने वाले होते हैं और दुर्बल व्यक्ति होते हैं, उन लोगों को होता है, या जिनको छाती पर चोट लग चुकी होती है किसी भी कारण से, उन लोगों को होता है। वो थोड़ा सा जैसे श्रम करते हैं या काम करते हैं तो सांस उनका बढ़ने लगता है, और जैसे ही वो आराम करते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं। ये श्रमजन्य श्वास होता है। तो श्रमजन्य श्वास सुख साध्य है, इन द सेंस वो क्योरेबल है। तमक श्वास भी क्योरेबल है 1 साल तक वाला, और 1 साल के बाद यदि तमक श्वास का लिए आते हैं या ब्रोंकियल अस्थमा के लिए आते हैं, तो औषधियों के साथ वो साध्य है। थोड़ी दिक्कत आती है, लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर यदि आ जाते हैं हमारे पास तो वो क्योरेबल है। डॉक्टर, आपसे श्वास संबंधी रोगों के आयुर्वेदिक इलाज पर और भी खूब सी बातें होंगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। तो फ्रेंड्स, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।